मोड़ ऐसा भी जब बहन ने ही छीन लिया शुभा का प्यार। माँ मुझसे पहले ही अपने दफ्तर से आ चुकी थी। वह रसोई घर में शायद चाय बना रही थी। मैंने अपना बैग रखकर सीधी रसोई घर में पहुंच गई। माँ अनमनी थी, ऐसा उनके चेहरे पे साफ झलक रहा था। फिर कुछ अनचाहा घटा है, मैंने अनुमान लगा लिया। लड़के वाले की ओर से हर बार निराशा ही उनके हाथ लगी है। मैंने जानबूझकर माँ की उदासी का कारण न पूछा, क्योंकि दुखती रग पर हाथ धरते ही वे अपना धैर्य खो बैठती है और बाबूजी को याद करके घंटों रोती रहती है। माँ ने मेरी ओर बिना देखे ही चाय का प्याला आगे बढ़ा दिया, जिसे थामे मैं बरामदे में कुर्सी पर आ बैठी। माँ अपने कमरे में चली गई थी। विषाद से मन भर उठा था। पिछले 4 साल से माँ मेरे लिए वर की खोज में लगी थी, लेकिन अभी तक एक अध लड़का नहीं जुटा पाई थी कि बेटी के हाथ पीले कर संतोष की सांस लेती। माँ अंतरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं थी। अपने ब्राह्मणत्व का दर्पण उन्हें किसी भी मोड़ पर संधि की स्थिति में ही नहीं आने देता था। मेरी अच्छी खासी नौकरी और ठीक ठाक रूप रंग होते हुए भी विवाह में विलंब होता जा रहा था। जो परिवार माँ को अच्छा लगता वह हमें अपनाने से इनकार कर देता, और जिनको हम पसंद आते उन्हें माँ अपनी बेटी देने से इनकार कर देती। शहर बंद होने के कारण मैं सड़क पर खड़ी खड़ी बेजार हो चुकी थी। कोई रिक्शा, बस, ऑटो रिक्शा आदि नहीं चल रहा था। घर से माँ ने वनिता की मोपेड भी नहीं लाने दी। हालांकि वनिता का कॉलेज बंद था, मुझे दफ्तर पहुंचना था, कई आवश्यक काम करने थे। न जाती तो व्यर्थी अफसर की कोपभाजन बनती। इधर उधर देखा, कोई जान पहचान का न दिखा। घड़ी पर निगाह गई तो पूरा 1 घंटा हो गया था खड़े खड़े। मैं सामने ही देखे जा रही थी। अचानक स्कूटर पर एक नौजवान आता दिखा। वह पास आता गया तो पहचान के चिन्ह उभर आए। यह तो शायद उदयन है। हाँ, वही था। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वह भी मुझे पहचान गया। स्कूटर रेंगता हुआ मेरे पास रुक गया। उदयन, मैंने धीरे से पुकारा। शुभा, तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बस स्टॉप पर क्या करते हैं? दफ्तर जाने के लिए खड़ी थी, लेकिन लगता नहीं कि आज जा पाऊंगी। आज कितने अरसे बाद दिखी हो तुम। शहर बंद न होता तो शायद आज भी नहीं, कहकर वह हंसने लगा। और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, कहकर मैं उसके पीछे बैठने का संकेत पाते ही स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते भर उदयन और मैं कॉलेज से निकलने के बाद का ब्यौरा एक दूसरे को देते रहे। वह बीकॉम करके अपना व्यवसाय कर रहा था और मैं एमकॉम करके नौकरी करने लगी थी। मेरा दफ्तर आ चुका था। वह मुझे उतारकर अपने रास्ते चला गया। गोरा चिट्ठा, लंबी कदकाठी के सम्मोहन व्यक्तित्व का स्वामी उदयन कितने बरसों बाद मिला था। कॉलेज के समय कैसा दुबला पतला सरकंटे से था। मैं उसे भूलकर दफ्तर के काम में उलझ गई। होश में तब आई जब छुट्टी का समय हुआ। अब जाऊंगी कैसे घर लौटकर, सोचती हुई बाहर निकल ही रही थी कि सामने गुलमोहर के पेड़ के तले स्कूटर लिए उदयन खड़ा दिखाई दिया। उसने वहीं से आवाज दी, शुभा, तुम? आश्चर्य से मैं आश्चर्य में पड़ी। उस तक पहुंच गई। तुम्हें काम था कोई यहाँ? नहीं, तुम्हें लेने आया हूँ। सोचा छोड़ तो आया, लेकिन घर जाऊंगी कैसे? मैं आभार से उभर उठी। उस दिन के बाद तो रोज ही आना जाना साथ में होने लगा। हम साथ साथ घूमते हुए दुनिया भर की बातें करते। एक दिन उदयन घर आया तो माँ को उसका विनम्र व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व प्रभावित कर गए। छोटी बहन वनिता बड़े शर्मीले स्वभाव की थी। वह तो उसके सामने आती ही नहीं थी। वह आता और मुझसे बात करके चला जाता। मैं वनिता को चाय बनाकर लाने के लिए कहती, लेकिन वह न आती। एक बात मैं कितने ही दिनों से महसूस कर रही थी। मुझे बार बार लगता कि जैसे उदयन कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते कहते जाने क्या सोचकर रुक जाता है। किसी अनकही बात को लेकर बेचैन सा वह महीने से मेरे साथ चल रहा था। एक दिन उदयन मुझसे स्कूटर से उतारकर
चलने लगा तो मैंने ही उससे घर में बुला लिया। अंदर आओ, एक प्याला चाय की पीकर जाना। वह मासूम बालक सा मेरे पीछे पीछे चला आया। माँ घर में नहीं थी और वनीता भी कॉलेज से नहीं आई थी, सो चाय मैंने बनाई। चाय के दौरान शुभा एक बात कहूँ, कहते कहते ही उसे जोर से खांसी आ गई। गले में शायद कुछ फंस गया था। वह बुरी तरह से खांसने लगा। मैं दौड़कर गिलास में पानी ले आई और गिलास उसके होठों से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। खांसी का दौरा समाप्त हुआ तो वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। आंखों में खांसी के कारण आंसू भर आए थे। उदयन, क्या कहने जा रहे थे तुम? अरे भाई, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण खांसी आने लगी? सुनकर वो हंसने लगा। शुभा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह। अधूरा वाक्य छोड़कर नीचे देखने लगा और मैं शर्मा कर गंभीर हो उठी और लाज की लाली मेरे मुख पर दौड़ गई। उदयन, यही बात कहने के लिए तो मैं न जाने कब से सोच रही थी, धीरे से कहकर मैंने उसके प्रेम निवेदन का उत्तर दे ही दिया। दोनों अपनी अपनी जगह चुप बैठे रहे थे। लग रहा था इन वाक्यों को कहने के लिए ही हमने इतने दिनों से न जाने कितने बातें बस ऐसे ही करे जा रहे थे। एक दूसरे से दृष्टि मिला पाना कैसे दुभर लग रहा था। शाम खुशनुमा हो उठी थी और अनुपमा सुनहरी आभा बिखेरती जीवन के हर पल पर उतर रही थी। मौसम का हर दिन रंगीन हो उठा था। मैं और उदयन पखेरुओं के पंख से लगाए प्रीति के गगन पर उड़ चले थे। हम लोग एक जाति के नहीं थे, लेकिन आपस में विवाह करने की प्रतीक्षा कर चुके थे। झरझर बरसात सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। पत्तों पर टपकती जल की बूंदें कैसी शरारती लगने लगी थी। अकेले में गुनगुनाने को जी करता था। उदयन का साथ पाकर सारी सृष्टि इंद्रधनुष्य हो उठती थी। सोनपुर चलोगी शुभा? एक दिन उदय ने मुझसे पूछा। मेला दिखाने ले चलोगे? हाँ। माँ हमारे साथ जा नहीं सकती थी और अकेले उदयन के साथ मेरा जाना उन्हें मंजूर नहीं था। अंततः मैंने वनीता से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। पगली, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, यही है ना तेरा दिनचर्या? बाहर निकलेंगी तो मन बहल जाएगा। मैंने उसे समझा कर तैयार कर लिया था। हम तीनों साथ ही गए थे। मैं बीच में बैठी थी। उदयन और वनीता मेरे इधर उधर बैठे थे। बस की सीट पर इस यात्रा के बीच वनीता थोड़ा बहुत खुलने लगी थी। उदयन के साथ मेले की भीड़भाड़ में हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए घूमते रहे थे। उदयन लगभग रोज ही हमारे घर आता था, लेकिन अब हमारी बातों के बीच वनीता भी होती थी। मैं सोचती थी कि उदय बुरा मानेगा कि हर समय छोटी बहन को साथ रखती है, इसलिए मैंने एक दिन वनीता को किसी काम के बहाने दीपा के घर भेज दिया था। लेकिन थोड़ी देर वनीता न दिखी तो उदय ने पूछ ही लिया, वनीता कहाँ है? काम से गई है दीपा के घर। मैंने अनजान बनते हुए कह दिया। उस दिन तो वह चला गया, लेकिन अब जब भी आता वनीता से बात करने को आतुर रहता। यदि वह सामने न आती तो उसके कमरे में पहुंच जाता। मैंने उदयन से शीघ्र शादी करने को कहा था, लेकिन वह कहाँ माना था। अभी क्या जल्दी है शुभा, मेरा काम ठीक से जम जाने दो। कब करेंगे हम लोग शादी उदयन? बस साल डेढ़ साल का समय दे दो मुझे शुभा। मैं क्या कहती? चुप हो गई। मेरी भी तरक्की होने वाली थी, उसमें तबादला भी हो सकता था। सोचा शायद दोनों के हित में है। अब जब भी उदयन आता वनीता उससे खूब खुलकर बातें करती। वह मजाक करता तो वह हंसकर उसका उत्तर देती थी। धीरे धीरे दोनों भोंडे मजाक पर उतर आए। मुझसे सुना नहीं जाता था, आखिर कहना ही पड़ा मुझे, उदयन अपनी सीमा मत लांघो, उस लड़की से ऐसी बातें। मेरी इस बात का असर तो हुआ था उदयन पर, लेकिन साली के रिश्ते की आड़ में उसने अपने अनगर बोलों को छिपा दिया था। अब वह संयम होकर बोलता था, फिर भी कहीं न कहीं से उसका अनिश्चित आशय झलक ही जाता।
वनिता को मेरा यह मर्यादित व्यवहार करने का सुझाव अच्छा न लगा। मैं दिन पर दिन यही महसूस कर रही थी कि वनिता उद्यान की ओर अदृश्य डोर से बंदी खींची चली जा रही है। उद्यान से कहा तो वह यही बोलता था, शुभा, यह तुम्हारा व्यर्थ का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम्हें आपत्ति हो। छुट्टी का दिन था, माँ घर पर नहीं थी। वनिता दीपा के घर गई थी, अकेली ऊब चुकी थी। मैंने सोचा कि घर की सफाई करनी चाहिए, हफ्ते भर तो व्यस्तता रहती हूँ। माँ की अलमारी साफ कर दी, फिर अपनी और फिर वनिता की किताबें हटाई थी कि किसी पुस्तक के उद्यान का फोटो मेरे पाँव के पास आ गिरा। फोटो को देखते ही मेरा मन कैसे कंटिल झाड़ी में उलझ गया था कि निकालने के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। लाख कोशिश के बावजूद क्या मैं अपने मन को समझा पाई थी? पर मेरी आशंका गलत कहाँ थी। वनिता शाम को लौटी तो मैंने उससे समझाने की चेष्टा की थी। देख वनिता, क्यों उद्यान के चक्कर में पड़ी है? वह शादी का वादा तो किसी और से कर चुका है। जिस बहन के मुख से कभी बोल भी नहीं फूटते थे, आज वो यूँ दानवल उगलने लगेंगी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वनिता गुस्से से फट पड़ी। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो दीदी? हर समय तुम इसी ताक झाक में लगी रहती हो कि मैं उद्यान से बात तो नहीं कर रही हूँ। मैं क्या ताक झाक करूँगी? मैं क्यों ताक झाक करूँगी? मैं तो तुझे समझा रही हूँ, मैंने धीरे से कहा। क्या समझाना चाहती हूँ मुझे? बोलो। क्या कहती मैं? चुप ही रही। सोचने लगी कि आज वनिता को क्या हो गया है। इसका मुख तो दीदी दीदी कहते थकता नहीं था, आज यह ऐसे सीधी पड़ गई। देख वनिता, तुझे क्या मिल जाएगा उद्यान को मुझसे छीनकर? मैंने सीधा प्रश्न किया था। किससे? किससे छीनकर? वह तृष्णता से भर उठी थी। मैंने किसी से नहीं छीना उसे, वह मुझे मिला है। फिर तुम उदयन को क्यों नहीं रोकती? मैं बुलाती हूँ क्या उसे? उसने तड़ाक से ये वाक्य मेरे मुख पर दे मारे। अंधे कूटे में धसी जा रही थी मैं। माँ बुलाती रही खाने के लिए, लेकिन मैं सुनना कहाँ चाहती थी कुछ। माँ सिर में दर्द है कहकर किसी तरह उनसे निजात पा गई थी, लेकिन वह मेरे कहा अंगीकार कर पाई थी। शुभा, क्या हुआ बेटी? कई दिनों से तू उदास है। मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। रोती रही मैं और मेरा सिर दबाती रही। क्या कहती माँ से? कैसे कहती कि मेरी छोटी बहन ने मेरे प्यार पर डाका डाला है? और क्या न्याय कर पाती वे इसका? उनके लिए तो दोनों बेटियां बराबर थी। वनिता ने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी। उदयन ने भी घर आना छोड़ दिया था। हम दोनों बहनों की रस्साकशी से तंग आकर वह किनारे हो गया था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अजीब हाल था मेरा। रुग्ण सी काया और संतप्त मन लिए बस जी रही थी मैं। दफ्तर में मन नहीं लगता था और घर में वनिता का गुरूर भरा चेहरा देखकर कितने अंधे के दंश खाए थे। अपने मन पर हिसाब नहीं था मेरे पास। तनाव भरे माहौल को माँ टटोलने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन उन्हें कौन बताता। वनिता, तूने मुझसे बोलना क्यों बंद कर रखा है? एक दिन मैं हारी हुई आवाज़ में बोली थी। सोचा शायद सुलह का कोई झरोका मन के आर पार देखने को मिल जाए। समझाने बुझाने से वनिता रास्ते पर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उदयन के बिना जी नहीं पाऊंगी। क्या करूंगी मुझसे बोलकर? मैं तो उदयन को छीन के ले गई तुमसे। क्या झूठ कह रही हूँ? बिल्कुल सच कहती हो, लेकिन मेरा दोष कितना है इसमें यह तुम भी जानती हो। उसका सपाट सा उत्तर मिल गया मुझे। तो तू नहीं छोड़ेंगी उसे? मैंने आखिर प्रश्न किया था। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कहती हुई वह घर से बाहर हो गई। मैंने इधर उधर देखा था, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई। मुझे डर लगने लगा था। दौड़कर मैं दीपा के घर पहुंची। वहां जाकर जान में जान आई, क्योंकि वनिता वही थी। तुम दोनों बहनों को क्या हो गया है? पागल हो गई हो उस लड़के के पीछे? दीपा क्रोध में बोल रही थी। वह मुझे समझाती रही। देखो शुभा, उद्यान वनिता को चाहने लगा है और यह भी उसे प्यार करती है। ऐसी स्थिति में तू रोक कैसे सकती है इन्हें? पगली, तू कहाँ तक रोक बांध लगाएंगी इन पर? यदि तू उद्यान से विवाह भी कर लेंगी
तब भी इनका प्यार नहीं मिट पाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। जीवन भर तुझे अवमानना ही झेलनी पड़ेगी। तू क्यों उद्यन के लिए परेशान है? वह तेरे प्रति ईमानदार ही होता तो यह विकट स्थिति आती आज? रात भर जैसे कोई मेरे मन के कपाट खोलता रहा कि मृग मरीचिका के पीछे कहाँ तक दौड़ूंगी और कब तक। उद्यन मेरे लिए एक सपना था जो आँख खुलते ही विलीन हो गया, कभी न दिखने के लिए। एक दिन माँ ने कहा, बेटी उद्यन 1.5 साल तक शादी नहीं करना चाहता था, अब तो 1.5 साल भी बीत गया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की मान्यता देने के पश्चात चिंतित स्वर में पूछा था, माँ अब करेंगा शादी? वह वादा खिलाफी नहीं करेगा। शादी की तैयारी होने लगी थी। मैंने दफ्तर से कर्ज ले लिया था। माँ भी बैंक से अपनी जमा पूंजी निकाल कर आई थी। कार्ड छपने की बारी थी। माँ ने कार्ड का विवरण तैयार कर लिया था। शुभा वेड्स उद्यन। मैंने माँ के हाथ से वह कागज़ लिया। वह निरीही से पूछने लगी, क्यों अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कार्ड छपवाएंगी? नहीं माँ, नहीं, आपने तनिक सी गलती कर दी है। वनिता वेड्स उद्यन लिखकर वह कागज़ मैंने माँ को लौटा दिया। क्या? ये क्या? माँ हक्की बक्की रह गई। हाँ माँ, यही ठीक है। उद्यन और वनिता की शादी होंगी। मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। घबराते नहीं माँ, कहकर मैंने माँ की आंखों से बहते आंसू पोंछ डाले।